हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत कुमार। हिस्ट्री लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 9th की हिस्ट्री है, चैप्टर 1 है और आज हम इस चैप्टर 1 के तीसरे यूनिट पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फ्रांस एबॉलिशेज मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। इससे पहले हमने देखा कि फ्रांस में मोनार्की थी और फिर मोनार्की हटके मोनार्की विथ कॉन्स्टिट्यूशन ये व्यवस्था फ्रांस में बनी और अब मोनार्की को भी पूरी तरह से ख़त्म करके रिपब्लिक वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट का जो हेड है वो भी जनता के द्वारा चुना गया हो। अगर हम इससे पहले की बात करें तो जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से मोनार्की सिस्टम वाले थे, यानी राजा थे और राजा के ही अधिकारी हुआ करते थे, राजा द्वारा ही मनोनीत अधिकारी होते थे। पर बीच में अब सिस्टम क्या आया 1789 के बाद कि अब मोनार्की तो है, राजा तो है, हेड ऑफ कंट्री तो हेड ऑफ नेशन तो अभी भी किंग ही है, बट जो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो नेशनल असेंबली हो गई, उसमें जो मेंबर्स आ रहे हैं वो सब अब जनता के द्वारा चुन के आ रहे हैं। तो नेशनल असेंबली में अगर देखा जाए, जुडिशरी में देखा जाए तो वहाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, बट जो हेड ऑफ द नेशन है वो अभी भी किंग है, तो इसको रिपब्लिक नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब जो व्यवस्था आ रही है उसमें किंग हट जाएगा, मोनार्की पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और जो हेड ऑफ द नेशन होंगे वो भी जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक। तो फ्रांस जो है वो फ्रांस में मोनार्की पूरी तरह से ख़त्म कर दी जा रही है और वो पूरी तरह से एक रिपब्लिक कंट्री बन रहा है। जैसे कि हमारी इंडिया जो है वो पूरी तरह से रिपब्लिक है। आप अमेरिका का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into the secret negotiation with the king of Persia. Ruler of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place there since the summer of 1789. अब मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन अब आ चुका है। राजा के पावर को अब कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए चेक किया जा सकता है, पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। फ्रांस में जो कुछ भी हुआ उसको देख करके जो उसके पड़ोसी राष्ट्र हैं, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, ये सब अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर हो चुका है कि जिस तरह से फ्रांस में हुआ है कहीं वो उनके देश में ना हो जाए। तो फिर जो लुई 16वां हैं, इनका किंग ऑफ रसिया के साथ नहीं एक सीक्रेट निगोशिएशन हो रहा है, सीक्रेट मीटिंग हो रही है, इनकी बातचीत चल रही है और फिर ये डिसाइड किया जा रहा है कि सेना को भेज करके फ्रांस में फिर से पहले वाली जो व्यवस्था है उसको स्थापित कर दिया जाए। बिफोर दिस कुड हैपन, इससे पहले कि ये सब होता, The National Assembly voted in April 1792 to declare war against the Persia and Australia. अब इससे पहले ये सब होता कि वो सेना भेजते पर्सिया वाले, ऑस्ट्रिया वाले, और फिर पहले जैसी व्यवस्था लाई जाती। नेशनल असेंबली ने क्या किया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ अप्रैल 1792 में एक युद्ध की घोषणा कर दी। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। अब हजारों वॉलंटियर्स अपने अपने प्रांत से आर्मी को ज्वाइन करने के लिए चल पड़े। एंड दे सॉ दिस एज ए वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप। अब जो लोग जो थे ना वो इस वार को कैसे देखते थे, तो वो इस वार को देख रहे थे जैसे मानो वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना ये आम लड़ाई नहीं है, ये किंग और एरिस्टोक्रेसी, जो पूरे यूरोप के जो किंग और एरिस्टोक्रेसीज हैं इनके खिलाफ चलने वाली लड़ाई है। Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise। अब वो सब गाना गा रहे थे। कौन सा गाना गा रहे थे? तो मार्सलीज गा रहे थे। ये गाना जो है वो कंपोज किया गया था पोएट रोजेट डी लाइल के द्वारा, एंड इट वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम द वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सलीज एज दे मार्च इनटू पेरिस। जब मार्सलीज से वॉलंटियर्स पेरिस में के लिए मार्च कर रहे थे
तो उस दौरान उनके द्वारा पहली बार इस गाना को गाया गया था और यही वजह है कि इस गाने का नाम भी मार्सलीज ही पड़ गया। मार्सलीज जो है वो आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। The Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties to the people. While the men were fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. अब युद्ध में लड़ाइयाँ हो रही थी, जाहिर सी बात है कि नुकसान हो रहा था, बहुत कुछ लॉस हो रहा था, इकोनॉमिक डिफिकल्टी आ चुकी थी। पुरुष लोग तो भाई लड़ाई लड़ने के लिए चले गए मैदान में, है ना। अब घर की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं पे आ गई, तो अब उन्हें उनकी जिम्मेदारी बन गई कि किस तरह से अब घर चलेगा, नहीं जो रोटी की जो जुगाड़ है वो अब करने की जिम्मेदारी महिलाओं पे आ गई। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन were convinced that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political rights only to richer section. अब बहुत सारे लोग समाज के अभी भी ये मान रहे थे कि जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो उसे अभी और आगे बढ़ना है, उसे खत्म नहीं करना है, क्योंकि रिवॉल्यूशन अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। रिवॉल्यूशन मोनार्की से निकल के, मतलब मोनार्की से राइट छीन करके रिचर सेक्शन को राइट दे दिया। नोबेल पर्सन जो थे, जो क्लर्जी ग्रुप के लोग थे, उनसे अधिकार छीन करके रिचर लोगों के हाथ में अधिकार दे दिया गया। जो पुअर हैं उन्हें अभी भी उनके अधिकार मिले नहीं हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा गया है। इसलिए ये जो रिवॉल्यूशन है ये अभी और चलना चाहिए। Political clubs becomes an important rallying point for the people who wish to discuss government policies and plan their own form of action. तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बनना शुरू हो गए और ये वो जगह थे जहाँ पे वो सब इकट्ठे होते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिस्कस करते थे और फिर इसके आगे क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है, इसकी पूरी प्लानिंग वहाँ पे की जाती थी। इसमें जो सबसे सक्सेसफुल जो क्लब है उसका नाम है जैकोबियन। और ये नाम पड़ा कैसे था? तो ये नाम पड़ा था एक पहले के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस में सेंट जैकब कॉन्वेंट करके था, उसके नाम पर इस क्लब का नाम जैकोबियन पड़ा था। वोमेन भी बहुत एक्टिव थे एंड वो भी अपने अपने क्लब बना रहे थे और इन वोमेन्स के क्लब के बारे में हम लोग सेक्शन 4 में हम लोग पढ़ेंगे। द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस क्लब के मेंबर्स, ज्यादातर जो मेंबर्स होते थे वो वैसे लोग होते थे जो कम समृद्ध थे, गरीब तबके से आते थे। They included small shopkeepers, artisans such as shoemaker, pastry cooks, watchmaker, printers, as well as servant and daily wages workers. अब इसके जो मेंबर्स थे आप देख सकते हो बहुत ही मतलब जो लेस प्रोस्पेरस सेक्शन से आते थे वो लोग थे, जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिशियन हो गए, शूज मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स और जो डेली बेस पे काम करने वाले लोग हैं वो सब, यानी गरीब तबके के जो भी लोग थे वो उन्होंने इस जैकोबियन क्लब को ज्वाइन किया था। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इनके जो नेता थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। ए लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबियन decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by the dock workers. अब जैकोबियन ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ अलग ढंग का पोशाक पहनेंगे। उन्होंने डॉक वर्कर्स यानी शिप पे जो काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं उनके जैसा पूरा एकदम नीचे तक, पैरों में एकदम नीचे तक जो है वो जो ट्राउजर, जो पैजामा पहना जाता है वो अब पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये जो काम किया गया था वो इसलिए किया था यार ताकि वो दिखा सके कि जो फैशन में जो फैशनेबल सोसाइटी है, यानी जो अमीर लोग हैं वो अमीर लोग पता है क्या करते थे, अमीर लोग घुटनों तक ही कपड़े पहना करते थे। तो
उनसे अलग दिखने के लिए उनसे अलग दिखने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है। स्पेशली नोबेल्स हु वर नी ब्रीचेस, तो घुटनों तक के वो कपड़े पहनते थे और इसकी वजह से उनसे अलग दिखने के लिए इन लोगों ने फुल पैजामा पहनने का निर्णय लिया। आप यहाँ पर देखिए एक तस्वीर है, ये एक लड़की की तस्वीर है, इसके हाथों में एक लाल रंग की टोपी आप देख रहे हो। ये लाल रंग की जो टोपी है ये आज़ादी का प्रतीक है, लिबर्टी का सिंबल है। और इसके एक हाथ में आप यहाँ पे अधिकारों का घोषणा पत्र आप देख रहे हो, जहाँ एक ह्यूमन को या फिर एक लेडीज़ को क्या अधिकार मिल सकता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ बनाई गई है। पेंटिंग किसी लेडीज़ के द्वारा ही बनाई गई है, किसी वुमेन के द्वारा बनाई गई है। This is the one of the rare painting by women artists. The revolutionary events made it possible for women to train with established painters and to exhibit their work in the salon, which was an exhibited held every 2 years. Which was an exhibition held every 2 years. तो ये जो पेंटिंग है ये किसी लेडीज के द्वारा बनाई गई है और रिवॉल्यूशन के बाद लड़कियों को ये अधिकार मिल गया था, वुमेन्स को अधिकार मिल गया था कि वो अब किसी पेंटर के पेंटर से एक ट्रेनिंग ले सके। और फिर ये हर 2 साल पे जो एग्जीबिशन होता था, ठीक है, वहाँ पे ये इसको क्या करते थे कि शो करते थे, इसका एग्जीबिशन करते थे। द पेंटिंग इज ए फीमेल एलोगरी ऑफ लिबर्टी। अब ये जो पेंटिंग है ना ये आज़ादी को दिखा रहा है, लिबर्टी यानी आज़ादी को दिखा रहा है। यहाँ जो इसकी लाल रंग की जो टोपी है वो आज़ादी को रिप्रेजेंट कर रही है। फीमेल फॉर्म सिंबलाइजेज द आइडिया ऑफ फ्रीडम, यानी ये जो फॉर्म है ये एक तरह से औरत के रूप में लिबर्टी को दिखाया गया है। लिबर्टी को जैसे होता है ना, कंट्री को हम लोग कैसे एक लेडीज के रूप में दिखाते हैं, भारत माता। आई नो दिस देयर इज नो सच लेडी, बट वी रिप्रेजेंट आवर कंट्री एज अ लेडी, दैट इन द सेम वे लिबर्टी इज सिंबलाइज्ड या रिप्रेजेंटेड बाय दिस वुमेन। ओके, तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हमारी बातचीत जो हो रही थी वो इस बात पे हो रही थी कि जो जैकोबियन क्लब के लोग हैं वो पूरा नीचे तक, पैरों में पूरे नीचे तक फुल पैजामा पहनना शुरू कर दिए थे। और ये एक विरोध था, ये अलग दिखने का एक उनका तरीका था। किससे अलग दिखना था उन्हें? तो समाज के जो रिचर लोग हैं, जो फैशनेबल लोग हैं जो नी ब्रीचेस पहनते हैं, उनसे अलग दिखने का। और ये उनका एक तरीका था ये दिखाने का कि भैया नी ब्रीचेस पहनने वालों के जो पावर हैं वो अब खत्म हो चुके हैं, पावर उनका एंड कर गया हुआ है, ठीक है। अब दीज जैकोबियन कैम टू बी नोन एज द साकुलात। तो इनको अब साकुलात कहा जाना शुरू हो गया, ठीक है। इनको सब लोग साकुलात कहते थे, जिसका लिटरल मीनिंग होता था विदाउट नी ब्रीचेज, मतलब वो लोग जिनके पास नी ब्रीचेज नहीं है ना, जो नी ब्रीचेज नहीं पहन रहे हैं, तो उन्हें साकुलात कहा जाने लगा। साकुलात मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। अब ये लोग ना रेड कैप भी पहनते थे, ठीक है। एडिशन में रेड कैप का मतलब, रेड कैप जो है ना ये अक्सर गुलाम लोग तब पहनते थे जब उन्हें आज़ाद कर दिया जाता था। तो ये रेड कैप कहीं ना कहीं एक आज़ादी का सिंबल था, आज़ादी का मतलब था। तो ये लोग रेड कैप पहनना शुरू कर दिए कि भैया हम आज़ाद हैं। वोमेन हाउएवर वी आर नॉट अलाउड टू डू सो। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं को अभी भी गुलाम ही समझा जा रहा था। और ये लोग जो पुअर सेक्शन के मेन लोग हैं, जिन्होंने जैकोबियन क्लब बनाया है, इन्होंने इन्हें अपनी गई तो समझ नहीं आ रही कि नहीं मुझे क्यों गुलाम बनाया जा रहा है, पर ये अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं कि भैया औरतों को भी तो अधिकार है आज़ाद होने का। तो उनकी आज़ादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। आप देख रहे हो इनको रेड कैप पहनना भी अलाउ नहीं है ना। मतलब गलती से भी औरतें ये जाहिर नहीं कर सकती हैं कि हम आज़ाद हैं। आज़ाद होना अलग बात है, पर आप जाहिर भी नहीं कर सकते हो, दिखा भी नहीं सकते हो, ठीक है, कि हाँ हम आज़ाद हैं। In the summer of 1792, Jacobian planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food.
फूड की प्राइस बढ़ चुकी थी, सप्लाईज कम थी, उसकी वजह से बहुत सारे पेरिस के लोग जो नाराज चल रहे थे उनको इस जैकोबियन ने इकट्ठा किया और फिर एक बड़े विशाल विद्रोह नहीं की योजना बना डाली। उन्होंने एक प्लान तैयार कर लिया कि हमें क्या करना है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुलेरिए, massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours. 10 अगस्त की सुबह इन लोगों ने ट्यूलेरिए के महल पे हमला किया, वहां राजा के गार्ड को खत्म कर डाला और फिर जो राजा थे उसको बहुत घंटों तक बंधक बना के रखा। Later the assembly voted to imprison the royal family. Election were held and from now on all men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote. अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद असेंबली में वोट हुआ और फिर रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया गया, मतलब पूरे राजा की फैमिली को जेल में डाल दिया गया। इलेक्शन हुए, फिर से इलेक्शन हुआ और इसके बाद क्या हुआ कि 21 इयर्स यानी 21 साल से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को, सभी मेन को, औरतों को नहीं, अभी भी औरतों को अधिकार नहीं दिया गया है, तो 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को भले ही उनके पास संपत्ति हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, मतलब उनके पास संपत्ति है या वेल्थ है या नहीं इससे मतलब नहीं है, मतलब संपत्ति नहीं भी है उनको भी वोटिंग राइट दे दिया गया। ठीक है, अभी तक क्या चल रहा था? तो अभी तक हो क्या रहा था कि 25 साल होना चाहिए सबसे पहली बात, तो यहाँ चेंज किया गया कि 25 को 21 बना दिया गया। उसके बाद प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो अब हुआ कि नहीं भाई प्रॉपर्टी नहीं भी रहेगी तब भी वोट डाल सकता है, यानी अब गरीबों को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया। लेकिन ध्यान रहे यहाँ औरतों को अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिली है, औरतों की लड़ाई अभी भी बाकी है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। अब जो नई असेंबली बनी उसको कन्वेंशन कहा जाने लगा। On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. यानी रिपब्लिक वो व्यवस्था है जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट के हेड को भी पीपल ही इलेक्ट करती है। तो अब मोनार्की खत्म है तो फ्रांस पूरी तरह से अब रिपब्लिक हो गया। यानी आपने देखा फ्रांस पहले मोनार्की था, फिर मोनार्की विथ कॉन्स्टिट्यूशन आया और अब फ्रांस क्या हो चुका है? पूरी तरह से रिपब्लिक हो चुका है। देयर इज नो हेरिडिटी मोनार्की इन द रिपब्लिक। आप अपने आसपास देख सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो रिपब्लिक हैं, जैसे कि इंडिया तो है ही, अमेरिका तो है ही, और बाकी कंट्रीज के बारे में आप पता कर सकते हो कि कौन कौन पूरी तरह से रिपब्लिक का मतलब ध्यान रखना है वहां पे कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो भी रिपब्लिक होना चाहिए, है ना। आप इंग्लैंड की बात कर लो, इंग्लैंड पूरी तरह से रिपब्लिक नहीं है ना, क्योंकि वहां हेड ऑफ गवर्नमेंट अभी भी क्या है, राजा ही है, किंग ही है, तो उसको आप पूरी तरह से रिपब्लिक नहीं कह सकते हो, पर अमेरिका को आप कह सकते हो। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। लुई 16 को ट्रीजन के आरोप में, मतलब देशद्रोह के आरोप में, ट्रीजन क्या है तो बिट्रायल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, यानी कोई कंट्री या किसी गवर्नमेंट के साथ अगर विश्वासघात करता है, कोई धोखाधड़ी करता है, कुछ गलत करता है, तो फिर उसको देशद्रोह माना जाता है। तो देशद्रोह के आरोप में लुई 16 को मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 ही वाज एक्सक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। अब डी ला कॉनकॉर्ड जगह पे उसे पब्लिकली, मतलब सबके सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब? 21 जनवरी 1793 को। द क्वीन मार्ली एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। तो ये जो रानी थी, लुई 16वां की जो पत्नी थी, इन्हें भी वैसे ही किया गया, इनके साथ भी वही सब हुआ। अब जो अगला टॉपिक है वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेन ऑफ टेरर। अब देखिए फिर से चुनाव हुआ, 21 साल की उम्र के सभी पुरुषों को भले ही उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, उन्हें वोटिंग राइट मिल चुका है। चूंकि गरीब संख्या में ज़्यादा थे और वोटिंग राइट
अब सबको मिला है तो जाहिर सी बात है सत्ता में अब जैकोबियन आएंगे, है ना। तो अब यहाँ से रोबेस्पियर का शासन शुरू होता है जो कि जैकोबियन का हेड था, और उसके शासन को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, ठीक है। इसे आतंक का राज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जरा देखिए। The period from 1793 to 1794 is referred to as reign of terror। 1793 से 1794 तक का जो एरा है वो आपका कहलाता है रेन ऑफ टेरर। रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। काफी कठोर रूप से वो कंट्रोल कर रहा है और पनिशमेंट करने वाली पॉलिसी उसने, मतलब काफी कठोर पॉलिसी इसने अपना ली। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, अब इसमें भले हूँ एक्स नोबल हो या क्लर्जी हो, मतलब जिसे भी वो रिपब्लिक का दुश्मन समझता था, देखता था, चाहे वो एक्स नोबल या क्लर्जी वाले लोग हों या मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी हो, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, मतलब उसके खुद के पार्टी के मेंबर भी अगर उसको लग रहा है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, मुझसे सहमत नहीं है, तो उसे वो मान बैठता था क्या कि ये रिपब्लिक का दुश्मन है, मतलब मेरा दुश्मन नहीं है, ये रिपब्लिक का दुश्मन है। और फिर उनको अरेस्ट किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, और फिर उनके खिलाफ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, है ना, मतलब अदालत में उनके खिलाफ क्या बोल सकते हैं, कार्रवाई होती थी। और इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी पाता था, दे वेयर गिलोटिन्ड, तो फिर उन्हें गिलोटीन पे चढ़ा दिया जाता था। अब बात है कि गिलोटीन क्या है, तो गिलोटीन जो है वो एक तरह का डिवाइस है। गिलोटीन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ब्लेड विथ विच ए पर्सन इज बी हेडेड। अब गिलोटीन क्या है, तो गिलोटीन एक तरह की डिवाइस है ना। कैसी डिवाइस है, तो 2 पोल हो गए, जैसे मान लो ये एक पोल यहाँ हो गया, आपका एक पोल यहाँ हो गया, और इस पोल पे एक ब्लेड ऐसे लगी हुई होती थी, समझ रहे हो। ये एक ब्लेड है, लोहे की ब्लेड होगी, एकदम काफी बड़ी सी, भारी भरकम, और यहाँ जो भी पर्सन है उसके गर्दन को यहाँ रख दिया जाता था, ठीक है, और ऊपर से इसको छोड़ा जाता था। अब जाहिर सी बात है ये ब्लेड जब ऐसे गिरेगा सीधे गर्दन पे पड़ेगी, क्योंकि गर्दन ऐसे रखा हुआ है, तो फिर सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो ये एक डिवाइस है, इसको गिलोटीन कहा जाता था। और इसका नाम गिलोटीन क्यों पड़ा, क्योंकि इसको इन्वेंट करने वाले थे डॉक्टर गिलोटीन, इन्होंने इनको इन्वेंट किया था, और इन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम गिलोटीन पड़ा। तो जैकोबियन क्या करता था, जिस भी व्यक्ति को वो रिपब्लिक का दुश्मन समझता था, मतलब कौन दुश्मन रिपब्लिक का, जो उसकी बात नहीं मान रहा है ना, जो उसकी बात समझ नहीं रहा है, वो जो चाह रहा है वैसा होने नहीं दे रहा है, तो फिर वो मानता था कि ये जो रिपब्लिक का दुश्मन है। और फिर करता क्या था, उसको अरेस्ट करवाता, जेल में डालता, उसके खिलाफ जो आपका रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल है उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। अगर कोर्ट गिल्टी पाता था तो फिर उसे अगले दिन गिलोटीन पे चढ़ा दिया जाता था, देरी नहीं होती थी, ठीक है, बस नेक्स्ट डे ही गिलोटीन पे चढ़ाया जाता था। तो इस तरह का माहौल बन गया था। सोचो थोड़ी सी गलती हुई, उसे लगा नहीं सही नहीं है, ठीक नहीं है, याद में अच्छा नहीं है, नहीं ये मेरा दुश्मन है, पकड़ो इसको, चढ़ा दो गिलोटीन पे। तो इस तरह की बातें हो गई थी। तो आप समझ सकते हो कितना आतंकित, लोग डर रहे थे, है ना, लोग डर के रह रहे थे कि अगर मेरी बात जैकोबियन को अच्छी नहीं लगी, रोबेस्पियर को अच्छी नहीं लगी, तो फिर गिलोटीन पे चढ़ने के लिए तैयार रहना है। रोबेस्पियर्स गवर्नमेंट issued laws of placing a maximum ceiling on wages and prices। अब रोबेस्पियर ने क्या किया था कि जो वेजेज हैं, मतलब जो मजदूरी है या फिर जो सामान की कीमत है, उसकी एक मैक्सिमम प्राइस जो है वो तय कर दी गई थी। मीट एंड ब्रेड वेयर राशन, जो मीट ब्रेड थे उसका राशनीकरण कर दिया गया था, मतलब अब वो गवर्नमेंट शॉप में मिलने शुरू हो गए थे। Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at prices fixed by the government। Peasants को मजबूर किया गया कि आप अपने जो भी ग्रेन्स है उसको आप शहर ले आओ, वहां बेचो, और बेचना किस पे है, तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स कर रखी है आपको उसी प्राइस पे बेचना है, ठीक है।
द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर वॉज फॉरबिडन। जो व्हाइट फ्लावर, सफेद आटा जो होता था, जो काफी महंगा होता था, उस पे, उसके इस्तेमाल पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। ऑल सिटीजन्स वेयर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी इग्लाइट, यानी इसको आप कहते हैं इक्वालिटी ब्रेड, ठीक है। तो मैं शायद इसको सही नहीं पढ़ पाया, पर इसको है ना, इसको सीधा सीधा आप समझिए कि क्या है ये, इक्वालिटी ब्रेड आप इसको कहो। तो इक्वालिटी ब्रेड खाने के लिए सबको कहा गया। और ये होता क्या था, तो ये भी एक रोटी ही होती थी, ब्रेड ही होती थी, पर ये होल व्हीट का बनता था, पूरे गेहूं का, साबुत गेहूं का बनाया जाता था। तो इसे खाने के लिए कहा गया। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिसाइज थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। भाषण वगैरह या फिर कोई भी बात कही जाती थी तो वहां भी इक्वालिटी की बात की जाती थी। इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मोनिस्योर और मैडम, ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन वेयर henceforth सिटियोन और सिटियोनी। मतलब अब जो सर और मैडम वाली बात थी ना, तो सर और मैडम अब नहीं कहना है किसी को, सबको सिटीजन कहना है, सबको नागरिक कहा गया कि भाई कोई सर मैडम नहीं है, यहाँ पे सभी नागरिक हैं। चर्च वेयर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस। चर्च बंद कर दिया गया और उसकी जो भी बिल्डिंग्स वगैरह थी उन सबको बैरक में या फिर ऑफिस में चेंज कर दिया गया। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर जैकोबियन ने क्या क्या, सॉरी रॉबेस्पियर ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो उसने जो सामान की कीमत है, जो मजदूरी है, उसकी एक मैक्सिमम प्राइस तय कर दी। फिर मीट ब्रेड जो है वो अब गवर्नमेंट शॉप में मिलना शुरू हो गया। पीजेंट्स को कहा गया कि भैया आपके जो भी अनाज है आप ट्रांसपोर्ट के जरिए शहर लाइए, वहां बेचिए। और बेचिए तो कैसे, तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स की है आपको उस पर बेचना है। सफेद आटा जो कि काफी महंगा होता था, मिलता भी कम था, तो उस पर उसने, गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। और फिर साबुत गेहूं का जो बना हुआ इक्वालिटी ब्रेड था उसे खाने के लिए सबको कहा गया। इक्वालिटी की बात सिर्फ खाने में नहीं बल्कि भाषणों में भी होती थी। सर और मैडम की जगह पर सबको नागरिक कहा गया। चर्च वगैरह को शट डाउन कर दिया गया और उनकी बिल्डिंग्स को बैरक और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये सारे परिवर्तन वहां हो रहे थे। रॉबेस्पियर pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand modification। अभी इतना ज्यादा मतलब ये कड़ा होकर के अपने नियमों का पालन करवा रहा था कि इसके जो सपोर्टर थे वो भी सोच रहे थे कि भाई थोड़ा मॉडरेशन होना चाहिए, थोड़ा इसमें सुधार होनी चाहिए। और फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई कोर्ट इन जुलाई 1794। अब ये जो पॉलिसी बनाई थी इसके अपनी ही पॉलिसी में ये फंस जाता है। फिर कोर्ट इसके खिलाफ मुकदमा चलाती है और फाइनली इसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और नेक्स्ट डे इसे भी गुलेटिन पे चढ़ा दिया जाता है। मतलब जिस गुलेटिन पे ये सबको चढ़ाते आ रहा था तो उसी गुलेटिन पे अब ये खुद भी चढ़ जाता है और इसकी भी मौत हो जाती है। तो जुलाई 1794 में ये सारी चीजें होती है। तो अब ये जो आपका जो आतंक का राज है वो खत्म हो जाता है ना। तो आतंक राज यानी आप इसको बोल सकते हो रेन ऑफ टेरर, ये कब से कब तक का है, तो 1793 से 1794 का जो एरा है वो आपका आतंक राज कहलाता है। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror due to Robespierre's policy। रॉबेस्पियर ने जो पॉलिसी अपना रखी थी उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। What is liberty? यहां पर दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आपके सामने रखे गए हैं, तो जरा उनको देखते हैं कि लिबर्टी को किसने कैसे डिफाइन किया है। द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमिल डेसमोलिन्स wrote the following in 1793। He was executed shortly after during the reign of terror। During the reign of terror इसे भी एक्सक्यूट कर दिया गया था, मतलब क्या कर सकते हो, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। Some people believe that
लिबर्टी इज लाइक अ चाइल्ड विच नीड्स टू गो थ्रू अ फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन बिफोर इट अटेन मैच्योरिटी। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको स्कूलिंग वगैरह दिया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन में रखा जाता है, ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो फिर एक सही मैनर में बिहेव करें। तो इसका कहना है कि कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि लिबर्टी भी शायद बच्चा है जिसे मैच्योरिटी तक पहुंचने से पहले एक डिसिप्लिन वाले फेज से होकर गुजरना पड़ेगा, जबकि इसके बिल्कुल उल्टा है, क्वाइट द अपोजिट। लिबर्टी इज हैप्पीनेस, रीजन, इक्वालिटी, जस्टिस, इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट। मतलब जो लिबर्टी है वो हैप्पीनेस है, वो इक्वालिटी है, वो न्याय है और ये अधिकारों की घोषणा है। यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर इनेमीज बाई गुलेटिनिंग देम। आप चाह रहे हो कि आप अपने सारे दुश्मनों को गुलेटिन पे चढ़ा के खत्म कर दो। ये किसको बोल रहा है? ये रोबेस्पियर को बोल रहा है कि रोबेस्पियर भाई साहब, आप चाह रहे हो कि आप अपने सारे दुश्मनों को गिलोटिन पे चढ़ाकर खत्म कर दे रहे हो। हैज एनीवन हियर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस? क्या किसी ने इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कोई बात सुनी है? वुड इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग ए सिंगल पर्सन टू द स्कैफोल्ड विदाउट मेकिंग 10 और more enemies among his relations and friends? अब सीधा सा बात है कि आप किसी को जब फांसी पे चढ़ाओगे, किसी को जान से मारोगे, आपका दुश्मन ही है, आप उसको जान से मार रहे हो, तो आप दुश्मन खत्म थोड़ी कर रहे हो, बल्कि और 10 नए दुश्मन पैदा कर रहे हो। समझ लो ना, आप सोच रहे हो कि मैंने उसको मार दिया, दुश्मनी खत्म, पर दुश्मनी खत्म नहीं, दुश्मनी बढ़ गई, क्योंकि उसके जो दोस्त होंगे, उसके जो रिलेशन वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, उसमें से 10 लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे जो आपसे बदला लेना चाहेंगे। तो आप तो दुश्मन की संख्या बढ़ा रहे हो। तो ये जो कि मैं अपने सारे दुश्मनों को गिलोटिन पे चढ़ा दूंगा, मार दूंगा, ये सोच रखना ही क्या है, एक तरह से गलत है। तो यहां पर लिबर्टी को डिफाइन किया है आपके जर्नलिस्ट कैमिल डेसमोलिन्स ने। तो अब हम बात करते हैं दूसरा व्यू, जो 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण देने के दौरान कहा था, और ये आपके एक न्यूज़पेपर ली मॉनिट्योर यूनिवर्सल में ये छपा था, तो वहां से ये लिया गया है। क्या कह रहा है रोबेस्पियर, जरा उसकी भी बात सुन लेते हैं। टू एस्टैब्लिश एंड consolidate democracy, to achieve the peaceful rule of constitutional laws, we must first finish the war of liberty against tyranny। यानी ये क्या रहा है वो जरा समझते हैं। ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए और पीसफुल संविधान का जो यहाँ पर लॉ है उसे शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टायरानी। मतलब हमें जो निरंकुशता के विरुद्ध, जो आज़ादी की स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, उसको अंत तक लड़ना होगा। एंड वी मस्ट एनिहिलेट द इनेमीज ऑफ द रिपब्लिक एट होम एंड अब्रोड और इल्ज वी शैल पेरिश। मतलब हमारे दुश्मन कहीं भी हो, घर में हो, बाहर में हो, उन सब को खत्म करना होगा। इन टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे रिले ऑन टेरर। यानी रिवॉल्यूशन के समय एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आतंक का भी सहारा ले सकती है। मतलब ये आतंक को सही ठहरा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि टेरर इज नथिंग बट जस्टिस स्विफ्ट सीवर एंड इनफ्लेक्सिबल। कि टेरर जो है वो कुछ और नहीं बल्कि ये न्याय है एक तरह का, एंड इज यूज्ड टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ द फादरलैंड। और ये मतलब अपने पितृभूमि, जैसे हम मातृभूमि की बात करते हैं तो वैसे ही बोल रहा है कि पितृभूमि मतलब अपने देश के बारे में ही बात कर रहा है कि उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका सहारा लेना बहुत ही जरूरी है। एंड टू कर्ब द enemies of liberty through terror is the right of the founder of the republic। यानी टू कर्ब द enemies of the liberty through terror, यानी लिबर्टी क्या बोल सकते हो, लिबर्टी के जो दुश्मन हैं, enemies of liberty, उनका खात्मा करने के लिए एक रिपब्लिक सरकार को आतंक का सहारा लेने का अधिकार है। मतलब वो आतंक का सहारा ले सकती है। मतलब वो जिस आतंक की बात लोग कर रहे हैं तो ये उसको अब जायज ठहरा रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये करना बहुत ही जरूरी है। और देखिए इसने जो नियम बनाया उसमें वो खुद फंस गया और 1794 में
जुलाई 1794 में कोर्ट ने इसको दोषी करार दिया, अरेस्ट हुआ और बेचारा अगले ही दिन बुलेटिन पे चढ़ गया। तो खैर, ये आतंक का माहौल बनाने वाले जो रॉबेस्पियर थे वो तो अब चल बसे, और अब क्या होने वाला है वो देखिए। यहाँ पे आप एक तस्वीर देख रहे हो, इसमें काफ़ी लोग इकट्ठा हैं और देख के लग रहा है जैसे कि कुछ फेस्टिवल टाइप का बन रहा है। और ये जो थे ना रिवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट थे, वो अपने जनता को संबोधित करने के लिए उसे sought to mobilize the loyalty of its subject through various means। उसमें एक ये तरीका था कि ये फेस्टिवल टाइप का मनाते थे। ये आप देख रहे हो वाइट टाइप के जो पिलर्स वाले हैं, ये एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ मटेरियल का बना होता था जिसे जब चाहे तोड़ कर हटाया जा सकता था, और यहाँ से वो अपनी जनता को संबोधित करते थे और अपने पुराने अतीत को, इतिहास को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे याद करने के लिए वो लोग क्या करते थे कि जो ग्रीस और रोम के पुराने सिंबल्स हैं उनका वो सिंबल्स फ्रॉम सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम वेयर यूज्ड, उनका वो इस्तेमाल किया करते थे टू कॉन्वे द ऑरा ऑफ द हॉलोड हिस्ट्री। वो अपने हिस्ट्री को की गौरव गाथा गाने के लिए वो ग्रीस और रोम के पुराने सिविलाइजेशन के जो सिंबल्स थे उनका इस्तेमाल करते थे। अब बात कर रहे हैं डायरेक्टरी रूल्स की, ठीक है। ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, मतलब फ्रांस में आप देख रहे हैं अब रोबेस्पियर का खात्मा हो गया, तो एक तरह से आतंक राज खत्म हुआ, और जैसे ही आतंक राज खत्म हुआ, जो पावर था वो वापस मिडिल क्लास वाले, रिचर फैमिली वाले के पास चला गया। एक नया संविधान फिर से बना, और फिर इसमें जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन वाले जो लोग थे उनको फिर से वापस वोटिंग राइट से वंचित कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई थी, और फिर एक डायरेक्टरी बनाया गया था। डायरेक्टरी असल में 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव टीम आप समझ सकते हो कि एग्जीक्यूटिव ही है, पर इसमें अब एक नहीं बल्कि 5 मेंबर हैं। एंड ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अब जैसे रॉबेस्पियर है, रॉबेस्पियर को पावर मिला, सब कुछ उसी के हाथ में था, तो वो जो चाहे कर रहा था, कोई उसको मना नहीं कर पा रहा था। तो लोग अब इस डर गए थे कि अगर एक आदमी के हाथ में सत्ता रहेगी तो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा, है ना, उसे कंट्रोल कौन करेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब जो हेड है वो एक नहीं रहेगा, वो 5 लोगों की एक टीम होगी, तो जिसे डायरेक्टरी कहा गया। अब होता क्या था कि जो डायरेक्टरी है उसकी हमेशा लेजिस्लेटिव से, डायरेक्टरी आपका एग्जीक्यूटिव है तो उसका हमेशा लेजिस्लेटिव से क्लैश होते रहता था, झगड़ा होते रहता था, और फिर जो लेजिस्लेटिव वाले होते थे वो हमेशा धमकी देते थे कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे या फिर मेरे हिसाब से नहीं काम करोगे तो फिर हम डायरेक्टरी को ही भंग कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वहां पर एक देखने को मिल रही थी, इसने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट का रास्ता आसान किया। नेपोलियन बोनापार्ट मिलिट्री से बिलोंग करता था, और इसने मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहां पे, यानी जो मिलिट्री शासन जिसको बोलते हैं, है ना, तानाशाही शासन है वो, तो वो वहां पे स्थापित करने में नेपोलियन बोनापार्ट की मदद की थी। नेपोलियन बोनापार्ट उस समय का हीरो भी था, बहुत सी लड़ाइयां उसने जीती थी, तो एक तरह से जनता उसे अपना हीरो मानती थी। और जब चूंकि यहाँ पे अस्थिरता सा दिख रहा है, ठीक है, जो सरकार में जो भी है वो अस्थिर सरकार दिख रही है, तो जनता ऐसी ही परेशान थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और जब नेपोलियन बोनापार्ट ने डिक्टेटरशिप वहाँ पे, मिलिट्री डिक्टेटर वहाँ पे लागू किया, तो किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये लोकतंत्र का खात्मा है, वो है, मतलब जनता ने भी फुल सपोर्ट किया कि नहीं ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, तुम ही आओ, क्योंकि उसको हीरो मानते थे ना, तो उसे लगा कि ये आ जाएगा तो अच्छा करेगा। खैर, नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत कुछ अच्छा किया भी, लेकिन बहुत कुछ इससे गलतियां भी हुई हैं, तो हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था नेक्स्ट क्लास में। थ्रू ऑल दी चेंजेस, अब देखो जो भी चेंजेस हो रहे थे गवर्नमेंट में, लेकिन सब में, हर चेंजेस में एक आदर्श बना हुआ था, किस चीज का, तो फ्रीडम का, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी का, यानी बंधुत्व का।
तो ये आदर्श बना रहा, यानी इस आदर्श को किसी ने खत्म नहीं किया। गवर्नमेंट में बहुत सारे तरह के चेंजेस हो रहे थे, पर ये जो आदर्श है फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ और फर्टर्निटी, ये बना रहा और आगे जितने भी गवर्नमेंट हुए फ्रांस में या फिर यूरोप में, उन सब को इनसे प्रेरणा मिलती रही। हमने यहाँ देखा कि किस तरह से फ्रांस मोनार्की था, फिर मोनार्की विद कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर वो रिपब्लिक बना, फिर उसके बाद वहाँ डायरेक्टरी आई जहाँ पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होकर 5 व्यक्तियों के हाथ में बना रहा। पर चूंकि वहाँ पॉलिटिकल अस्थिरता थी, इनस्टेबिलिटी थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे फिर नेपोलियन बोनापार्ट का रास्ता आसान होता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहाँ आती है, और फिर नेपोलियन अपने विचार को फ्रांस के अलावा दूसरे देशों में भी फैलाता है, वहाँ पर आक्रमण करता है, फ्रांस का विस्तार करता है, और फिर वाटरलू में जाके उसकी हार हो जाती है। तो आगे बहुत सारी कहानियाँ हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, और फिलहाल के लिए इतना रहने देते हैं। फ्रांस की जो क्रांति है उसमें जो आइडिया निकल के आया, जो आइडियल आदर्श जो यहाँ बना, फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फर्टर्निटी, ये फ्रांस के आगे वाले गवर्नमेंट में और पूरे यूरोप में इस आदर्श को अपनाया गया। धीरे धीरे सारे यूरोप को इससे प्रेरणा